बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपकी मेज़बान रुवीज़ा राजपूत। आज का प्रोग्राम मामूल के प्रोग्राम से काफ़ी मुख्तलिफ है। आज हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जिन पर जुल्म होता है और वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन सुनवाई कहीं भी नहीं होती। हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन असल में हकीकत क्या है आज आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आज हम जिस खातून की आवाज़ बनने के लिए आए हैं, उन खातून का ताल्लुक़ एक ऐसे इदारे से है जो पंजाब का कह लें, पाकिस्तान का कह लें, ऐसा मोतबर, ऐसा बड़ा इदारा है जहाँ पर तमाम छोटे इदारों की कोई भी छोटे से लेकर बड़ा मसला उसको हल किया जाता है। अगर इदारों में काम मुकम्मल ना हो सके तो उसको उस इदारे तक ले जाया जाता है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। लेकिन अगर उसी इदारे में कोई मसला निकल आए तो वो कैसे हल होगा? मैं बात कर रही हूँ फोरेंसिक लैब की। मेरे साथ खातून मौजूद हैं, इनके साथ एक हादसा हुआ है, ये हमारे साथ अभी शेयर करेंगी और इन्हीं की आज हम आवाज़ बनेंगे, आप तक पहुँचाएंगे। जहाँ पे हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आखिरी हमेशा उम्मीद लीडर तक होती है कि जो होम गवर्नमेंट है वो इसे बेहतर कर देगी। लेकिन जब वही जुल्म करेगी तो हम क्या करेंगे? हम इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था और आपको मज़ीद बात बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बहन का? जी ज़ुबैदा तारिक। क्या हुआ था? जी मैं फोरेंसिक लैब में जॉब करती थी। कितने साल से कर रही हैं? 1.5 साल हुआ मैडम जॉब करते मुझे। उससे पहले क्या करती थी? उससे पहले मैडम हाउसवाइफ थी, बस स्कूल में छोटी सी जॉब करती थी। तो ये जॉब इसलिए की थी, अल्लाह से मांग के दुआएं करके ली थी कि चलो मेरे घर का हालात बदल जाएंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक औरत जब घर से निकलती है मजबूर होकर निकलती है और किसी का दिल नहीं चाहता वो घर से निकले। और मेरे पे इतने जुल्म हुए मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बड़ी दफ़ा डी साहब से भी बताया, एडमिन डायरेक्टर को भी बताया कि मेरे साथ सुपरवाइज़र जुल्म करता है और मुझे हरासमेंट करता है। इन्होंने मेरी कोई सुनी नहीं। मैडम फौजिया है वहाँ पे, वो आगे बैठ जाती थी जब मैं शिकायत लेके जाती थी, एडी को बताती थी। फिर कहते हैं आपने किसको बताया, किसको? मैंने कहा सर सबको बताया, सबके सामने है मेरे जुल्म हो रहे हैं। 3 महीने मैंने बाहर सड़कों पे, रोडों पे, पार्किंग में 3 बंदों का मेरे से काम लिया और मुझे 2 महीने का अम्बल था। मैंने इसको कहा था मैंने वज़न नहीं उठाना, तो इसने कहा कि नहीं आप नहीं उठाना है, और इसकी वजह से मेरा मिसकैरेज भी हो गया। और मैंने इसको बताया भी कि मुझे छुट्टियां चाहिए, डॉक्टर ने छुट्टियां लिख के दी थी जब मिसकैरेज हुआ है। फिर तबीयत भी मेरी PFSA में ही ख़राब हुई है। इन्होंने ख़ुद कॉल की है मेरे हस्बैंड को, सुपरवाइज़र ने, कि आके अपनी बीवी को ले जाएं, इसकी तबीयत ख़राब हुई है। दूसरे दिन मैं डॉक्टर पे गई, उन्होंने कहा बीबी आपका हम्बल ज़ाया हो गया, अब दोबारा आप रेस्ट करें और मेडिसन वगैरह खाएं। और मैडम मैंने बहुत कुछ, मैंने एप्लीकेशन थाने में दी है, मेरी कहीं सुनाई नहीं है, कहीं भी कोई दायरा नहीं छोड़ा जिधर नहीं एप्लीकेशन। आपने कहा कि सुपरवाइज़र जुल्म करता था, आप ज़रा बताइएगा क्या काम करवाते थे? काम मैडम मर्दों वाला भी मेरे से कराता था। जैसे कि? जैसे वजन उठाने, बड़े झाड़ू सड़कों पे लगाने, सारा करना। आपने दरख्वास्त की थी कि आप नहीं करना चाहते? जी मैंने कहा था कि सर मेरे से काम थोड़ा सा अंदर ऑफिस में मेरी तो ड्यूटी होती थी, लेकिन उसने कहा कि मैडम फौजिया ने कहा है कि इस पे इतना जुल्म करो। मैडम फौजिया कौन थी? ये सेक्रेटरी है। अच्छा। तो इन्होंने ये कहा था कि इतना जुल्म करो कि खुद रिजाइन दे के चली गई जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों। ये बात किसने बताई आपको? ये सुपरवाइज़र ने भी कहा था कि मुझे मैडम ने कहा है कि इसके ऊपर जुल्म करो। काम लेते थे आपसे? जी बहुत ज़्यादा मैडम मेरे से काम लेते थे। अच्छा, जब आपको ये नौकरी मिली थी तब क्या डिसाइड हुआ था, क्या JDs बताई गई थी कि आपने ये काम करना है? मुझे यही बताया गया था कि फ्लोरों पे ड्यूटी करनी होती है, जैसे छुट्टी होती है, बुला लिया, कोई विज़िट आया, फ्लोरों पे सारी औरतों की ड्यूटियाँ होती थी, तो मैं करती थी। और 1.5 साल में मैंने बहुत काम किया है, कभी शिकायत का काम की तरफ से मौका नहीं। ऑफिस से बाहर का काम तो नहीं किया? ऑफिस से बाहर का भी काम मैडम के घर करती थी मैं। अच्छा, मतलब कि मैडम घर में भी काम? जी घर में कपड़े धुलवाने, बर्तन धुलवाने, सफाइयाँ करानी, फिर ऑफिस में भी करना, उनके घर में भी काम करना, फिर उनको घंटा टांगे दबानी, तेल मालिश करना, बहुत उनके काम किए, उनकी अम्मी की मालिशें करनी। और जबकि ये टिशू तक उनके घर में सरकारी जाता है मैडम फौजिया के घर।
पैसे देती थी आपको? नहीं, कोई मैडम पैसे नहीं देती थी। कोई इजाफी रकम नहीं? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेरी सैलरी थी जो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिलती थी। उनसे मैंने कभी कोई पैसे नहीं, कभी दूध होती थी यही कोई 200-300 दे दिया, कोई पैसे नहीं देती थी मुझे। अच्छा, ख़वातीन जब किसी इदारे में काम करती हैं और वहाँ पर अगर उनको खैर से लकीली उनको अपनी इमीडिएट बॉस या फिर बॉस ख़ातून मिल जाए तो उनके तो कुछ पर्सनल मामलात हल हो जाते हैं, क्योंकि ख़ातून का दर्द समझती, तो उन्होंने कभी नहीं समझा? नहीं मैडम, मैं उनके पास 3 दफ़ा गई हूँ, उनके पाँव भी पकड़े हैं, रोई भी हूँ कि मैडम मेरा कोई कसूर नहीं है तो मेरे बच्चों का रिज़्क ना छीने। मुझे कहती थी तुम्हें टांग दूंगी, उल्टा लटका दूंगी। क्यों? यही कि तुम मेरे घर की बातें करती हो, मैं काम करती हूँ। मैंने कहा मैं नहीं आपके घर की बातें करती, इसी बात पे ही कि तुम ऑफिस में काम करती हो मेरे घर में, वो बस घर के काम की वजह से मेरे पीछे पड़ गई। आपने कभी इनकार किया था? मैडम नहीं, जब संडे होता था मेरी छुट्टी होती थी, हफ्ते को भी बुला लेती थी, संडे को भी बुला लेती थी, फिर कहीं मेरी भी मजबूरी होती थी। जैसे मैं कोई फौतगी हो गई है, कोई गमी है, कोई खुशी है, मैंने भी तो जाना होता था ना। तो अगर निकार किया तो मेरा यही हाल कर दिया। अच्छा, हम बात करते हैं कि जी आप मेहनत मजदूरी करें, काम करें, कैसे करें? यहाँ पर तो जिसके पास रोज़गार है उसको इतना तंग किया जाता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ के चला जाए। मैं तो मैडम खुद खुशी पे मजबूर हो गई थी, जितना इस बंदे ने मुझे मेंटली तौर पे टॉर्च किया। मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं, सारी दुनिया देख रही है। मैंने कभी इसको जवाब नहीं दिया, किसी काम से नहीं। अंदर जाके ये कहता था कहना नहीं मानती, कहना नहीं मानती। इसका कहना कौन सा मानती, बताएं आप, कौन सा कहना था ऐसा जो मैंने नहीं माना? जहाँ कहता था काम, मैंने सड़कों पे किया है, मैंने हर जगह पे काम किया है। इतने इतने बड़े ग्राउंड होते थे जहाँ मैं काम करती थी, कचरे तक उठा के लिफ्टर पे फेंक के आती थी। हालांकि मुझे वज़न उठाना मना था। मैंने अपनी ज़िंदगी का नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चे हैं, मेरा रिज़्क लगा हुआ है। अब इससे ऊपर मैं क्या करती, बताएं आप। मैंने अपील की है, डीजी साहब को अपील की है, एडमिन डायरेक्टर को की है। एडमिन डायरेक्टर साहब को मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड मेहनत मजदूरी करते हैं, आपको नहीं पता गरीब का चूल्हा कैसे जलता है, मेहनत करने से जलता है। अच्छा, ये वो इदारा है जो अगर आपके थानों में केसेस हल नहीं होते, इवन कि आपके कोई हेल्थ से रिलेटेड है, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और लास्टली इधर आते हैं, अब इनका मसला कैसे हल किया जाए? उनकी एप्लीकेशन कहीं एक्सेप्ट नहीं की जाए? कहीं भी नहीं मैडम, थाने में नहीं, कहीं भी नहीं। वो बंदा कहता है मैं जो मर्जी कर लो, मेरे साथ दारा है, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। उस बंदे को किसी ने एक दफ़ा नहीं, फ़ौरन धमकी चेहरे पे। जी, मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देती हूँ जो मैंने एडमिन डायरेक्टर साहब को दी है। इस बंदे ने मुझे ये कहा कि मेरा, उसका तो बंदे का घर भी अपना है, कुछ भी नहीं है, उसकी जॉब भी लगी है, मेरे तो बच्चों का रिज़्क भी छीन लिया इन लोगों ने, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा क्या मुकाबला है इनसे? मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरा तो इनसे कोई नहीं है। कितनी देर होगी ना जाते हैं? अपना है, मुझे 3 महीने हो गए हैं टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करना था तो तब करते ना। क्या रीज़न रख के टर्मिनेट किया है? ये कि आपकी छुट्टियों की तला नहीं है। मैं आप देती थी? जी, मेरे हस्बैंड बाय हैंड जाके मेडिकल दे के आए हैं इनको कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, जबकि तबीयत भी मेरी इनके सामने ख़राब हुई है। सारे कलीग्स को पता है कि इनकी तबीयत ख़राब ही। ये भी नहीं मानते हो? ये भी नहीं मानते। किस चीज़ को मानते हैं, बताएं। अच्छा, मुझे आप सबसे पहले तो ये बताएं कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था, 2 तोड़े थे भरे हुए थे शीशे की बोतलें, जो हम वेस्ट करते हैं शराब, जो पुलिस वाले टेस्ट के लिए लेके आते हैं। तो वो मैंने कहा सर मुझे ना किसी आदमी को साथ लगा दे, मैंने वज़न नहीं उठाना, आपको पता है मुझे मना है। कहते हैं नहीं, कोई बंदा कहना नहीं मानता, ना तुम्हारा कोई मानेगा। मैंने कहा क्यों सर? कहते हैं नहीं मैडम, फौजिया ने मना किया हुआ है, तुम खुद ऊपर जाओ तो खुद रख के आओ। वो मैंने ऐसे तोड़े घसीटे ऊपर फर्स्ट फ्लोर से लेके 3rd पे लेके गई हूँ। तो वहीं पे मुझे पेन स्टार्ट हो गई है, तो वहीं पे फिर मैं वॉशरूम में गई हूँ। ज़्यादा मैडम मैं अब क्या कहूँ, मुझे तो शर्म आती है ये बात करते। तो आपने खुद के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर लिया? मैडम मैं क्या करती, कहता था कि ये नहीं ना काम किया तो छुट्टी बंद, छुट्टी नहीं मिलेगी, आज इधर ही रहोगे, जब तक ये काम नहीं होगा छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। फिर मैं क्या करती, मजबूर थी। अगर कहना नहीं मानती थी तो फिर कहता था कि ये इसको डिसमिस कर दें।
सारी मजबूरियां होती हैं इंसान के आगे। कोई भी, मैं आपको यही बता रही हूँ कि मजबूर होके कोई भी काम, नहीं तो कोई इतना बड़ा रिस्क ले सकता, अपनी जान से ही चला जाए बंदा। अच्छा, फिर इन्होंने ही कॉल करके आपके शोहर को बुलाया? हाँ जी, मेरे हस्बैंड को बुलाया है सुपरवाइज़र ने कि आके अपनी बीवी को ले जाओ, इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। मैं वहाँ से आई हूँ मैडम, मेरे क्लिनिक गई हूँ, क्लिनिक पे डॉक्टर नहीं थी, मैं सीधा घर आ गई हूँ। घर आके लेटी हूँ, सुबह फिर मैं गई हूँ वहाँ पे क्लिनिक पे गई हूँ तो डॉक्टर ने कहा मैडम जो होना था वो तो हो गया है, आपका मिसकैरेज हो चुका है, अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है बिल्कुल, आप ये मेडिसिन खाएं और रेस्ट करें। 10 दिन की मुझे रेस्ट लिख के दी है। फिर मैंने इनको मेडिकल व्हाट्सअप किया है 23 तारीख को, मैं इसने चेक करके तो ब्लॉक कर दिया है। फिर मेरे हस्बैंड किसने नसीर सुपरवाइज़र ने। अच्छा जी, मैं आपको अभी सारा शॉर्ट स्क्रीन दिखा सकती हूँ अभी। इसने चेक करके मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड गए हैं बाय हैंड, जाके हाथ में दे के आए हैं कि ये मेरी बीवी का मेडिकल है, प्राइवेट ही है, सरकारी नहीं हम गए, तो ये आप ले लें। तो वो ऐसे उसकी तबीयत ख़राब है, सर छुट्टियों पे है। मैं अपने हस्बैंड को भी ये बातें घर में आके नहीं बताती थी कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, ये जुल्म हुआ है। मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम रहने दो, नहीं जाओ, अगर इतना जुल्म करते हैं तो। मैं फिर भी बच्चों की खातर मैंने सर अपना झुकाया हुआ था। फिर मैडम मैं 7 दिन बाद चली गई हूँ, 7 छुट्टियाँ डॉक्टर ने कहा है, 7 दिन बाद गई हूँ। फिर मुझे वीकनेस से बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है। मैंने कहा सर मुझे बुखार है, मैं आज ड्यूटी पे नहीं आऊँगी, लिख के दे दें। फिर मैडम मेरी सैलरी भी काटी है इन लोगों ने, सैलरी स्लिप है मेरे पास, उसके बावजूद मुझे टर्मिनेट किया। बताएं, मेरी जब सैलरी भी कट गई, मुझे 3 महीने सज़ा मिली, बाहर रोडों पे काम किया, फिर मेरी नौकरी क्यों छीनी? क्या कसूर था इसमें मेरा? फिर मैं एप्लीकेशन थाने में लेके गई हूँ, मैडम सिद्रा के पास गई हूँ। मैडम सिद्रा ने कहा आपकी तो कोई एफआईआर नहीं बनती। एसपी सिद्रा? जी, एसपी सिद्रा। फिर मैंने कहा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आपका कोई केस नहीं बनता। क्यों? पता नहीं। मैंने कहा मैडम आप भी एक औरत हैं, ऐसे ना जुल्म करें, एफआईआर बनती है। कहती हैं नहीं कोई एफआईआर नहीं बनती। तो मैंने कहा मैडम देख लें, आप नहीं अच्छा कर रहे। फिर मुझे कहती हैं कि बस ठीक है आप लोग जाएं, आपकी कोई कार्रवाई नहीं बनती। मैंने कहा कि मैडम आप भी एक औरत हैं तो आप सोच के फ़ैसला करें। कहती हैं मुझे अपने साथ कंपेयर ना करें। ये हमारी पुलिस है और ये वो ओहदेदार हैं जो डेजिग्नेशन जब इनको मिल जाता है तो इनको समझ नहीं आता है कि अब ये कौन है। अब ये खातून एसपी सिद्रा साहिबा, पहली बात तो ये कि आपका बनता ही नहीं है, आपको तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवानी चाहिए। आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दें और बाद में अगर आपको नहीं मिलता है तो देन यू विल लेट देम नो कि भाई ठीक है आप गलत हैं या वो सही हैं। आप पहले से ही बता रही हैं कि एफआईआर ही नहीं बनती है। और ये कि आप मुझे खुद से कंपेयर ना करें, मतलब कि बेहतरीन है भाई। ये तो वही बात आ गई ना, जब तक कि हम सामने वाले का दर्द नहीं समझेंगे तो हम बाहर आके हम एड्रेस सुन रहे होते हैं अपने लीडर्स के कि हम जी आपका दर्द समझते हैं। तो एक्चुअली में जब हम आम आवाम के दरमियान आते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोग दर्द तो बहुत दूर की बात है, कंपेयर नहीं करना चाहते। और 15 दिन मैडम मैं इस थाने में रुली हूँ। 15 दिन, कभी एसएचओ के पास, कभी तशवीशी अफसर के पास, कभी एसएसपी के पास। 15 दिन मैं किराए पकड़ के लगा के आती रही हूँ। इनको क्या पता कोई कैसे मजबूर होके आता है। कहीं सुनवाई नहीं हुई? नहीं, 8-9 बजे तक मैं अपनी बच्ची को लेके थाने में रहती रही हूँ, 10-10 बजे आती रही हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं। सुबह आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, एंड पे ये जवाब दे दिया मुझे। किस किस डिपार्टमेंट में गई? मैडम मैं आज से 6-7 डिपार्टमेंट के पास चली गई हूँ तो मेरी कोई सुनाई नहीं है। डीजी के पास गई? जी, डी साहब के पास भी गई हूँ। मैंने उनको ये अपील की है, अपील करके फिर मैं गई हूँ, पेश भी हुई हूँ, उनके आगे भी रोई हूँ कि सर मेरा कोई कसूर नहीं है, प्लीज़ मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें। एडमिन डायरेक्टर भी बैठे हुए थे, उन्होंने बाद में फिर लेटर वही भेज दिया टर्मिनेट का। फौजिया से बात हुई है? फौजिया से 3 दफ़ा मैंने माफ़ी मांगी, उसके पाँव पकड़े हैं जाके, बिना किसी कसूर के हैं। हाँ जी, मैंने कहा मैडम मुझे माफ़ कर दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कहती हैं हाँ बस ठीक है, मैंने तुम्हें क्या कहना। बाद में वही काम। नौकरी बहाल नहीं की? नहीं, नौकरी तो उन्होंने बहाल तो नहीं करनी थी, लेकिन ये है कि देखे ना एक बंदा पीछे बैठ के तीर चला रहा है, उसके लिए यही काफ़ी है। जो सुपरवाइजर तो उनकी मान रहा है ना बकौल? जी जी। तो जब भी गई हूँ अपनी सुनाई के लिए, आगे मैडम फौजिया बैठी हुई है, डीजी साहब के आगे भी, एडमिन डायरेक्टर के आगे भी, कोई मेरी सुनाई नहीं, कोई कुछ नहीं।
क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ, वज़ीर आला से अपील करती हूँ कि मेरी नौकरी पे मुझे बहाल किया जाए और 3 महीने की मेरी सैलरी दी जाए, जबकि मेरे इतने वसाइल नहीं है। किराए का मकान है, मियाँ मेरा मेहनत मजदूरी करता है, तो लिहाजा ये दारे को भी कोई नेकी दे दें कि कोई गरीब बंदा है, उसका चूल्हा कैसे जलता है घर का, बस ये सोच ले। जी, हम मरीम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त करते हैं। मरीम साहिबा आजकल बहुत एक्टिव हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हैं, जितने ख़वातीन के मसाइल हैं उन पे भी काम कर रही हैं। और उन्होंने बाकायदा जब वज़ीर आला मुंतखब हुई थी एक लाइन बोली थी कि किसी भी खातून को हरास करने वाला जो मामला है वो मरीम नवाज़ का रेड जोन क्रॉस करना है। तो आप खुदारा कुछ कर सकती हैं तो करें, अगर हम इनकी आवाज़ हम बनते हैं और आप तक पहुंचती है, दरख्वास्त करनी हो तो डायरेक्ट दरख्वास्त कर दें कि आप क्या चाहती हैं। मैं यही चाहती हूँ, मैडम बहुत फ़ैसले करती हैं अच्छे, मुझे पसंद आते हैं उनके फ़ैसले किए, और मैं बड़ी फ़ैन हूँ मरीम नवाज़ की बहुत, और उनको देख देख के खुश होती हूँ। टिकटॉक पे वीडियो पे बड़े अच्छे काम कर रही हैं, लिहाजा मेरा भी इंसाफ कर दें, मेरी यही अपील है उनसे। अच्छा, यहाँ हम बात कर लेते हैं अपने माशरे की, जहाँ पर हमें अमूमन सुनने को देखने को मिलता है कि मर्द हजरात औरतों पर जुल्म करते हैं, उनको वो उन्हीं से तंग आई हुई हैं। लेकिन जो कहानी आज हमने आपके सामने रखी उसमें जुल्म सहने वाली भी औरत, जिसने जुल्म किया वो भी एक औरत, और जिसके पास ये जुल्म की कहानी आगे पेश की गई है फ़ैसला करने के लिए, वो फ़ैसला करने वाली भी एक औरत, और सोने पे सुहागा कि हमारी वज़ीर आला पंजाब वो भी एक औरत, आप तक खबर पहुंचाने वाली भी एक औरत, और बाद में एट दी एंड हम कहते हैं कि मर्द ख़राब हैं। मतलब अभी हमारे ख़वातीन के दरमियान ही ये बात घूम रही है। तो यहाँ पर मेरी हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि मरीम साहिबा, अगर आप कोई ख़वातीन का दर्द समझती हैं या कोई इमोशंस रखती हैं तो इनके लिए कुछ करें। ये ना सिर्फ़ ख़ातून हैं, ना सिर्फ माँ हैं, ये कफ़ील भी हैं। अगर ये कोई गलत काम नहीं कर रही, कोई 2 नंबर काम नहीं कर रही, और मेहनत मजदूरी को तरजीह दे रही हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही थी और करना भी चाहती हैं, अभी ये बता रही हैं कि मैं 3 महीने से घर हूँ और 3 महीने से मैं हर डिपार्टमेंट का चक्कर काट चुकी हूँ, धक्के खा रही हूँ हर जगह से। हालांकि एक ख़ातून है, एक ख़ातून एसपी के पास जाती हैं और वो एसपी कहती है कि मुझे अपने से कंपेयर मत करो। तो हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, ऐसे माशरे का हिस्सा है जिसमें एक ख़ातून ही ख़ातून का दर्द नहीं समझ रही है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने इस चीज़ को, इस पे नोटिस लेना है, इनके लिए कुछ करना है, ताकि लोगों को आगे ये मैसेज जाए कि एक ख़ातून का दर्द समझती है। जी, प्रोग्राम के पार्ट 1 में हमने आपको एक जुल्म की दास्तां दिखाई, और अब जो मेरे साथ फैमिली मौजूद है, इनके बेटे की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख है। अब वो कैसे, इनसे जानते हैं। मेरे साथ एक नौजवान लड़के की वालदा और 2 छोटी बहनें मौजूद हैं। एक वो बच्चा जिसको 5 लाख के इवज़ कत्ल कर दिया गया है, कैसे किया गया है, ये इनसे जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, सबसे पहले तो बेहद अफसोस हुआ, कैसे हुआ ये सब ज़रा बताइए। ਇਹ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਟਰੰਕ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 2500 3000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ, 2000 ਰੁਪਈਆ ਤਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, 2-3 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਆ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਅਕਰਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ ਅਕਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਾ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ? ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਅੰਮੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ। अच्छा तो कमेटी इस बच्ची ने डाली हुई थी? जी दोनों बहन भरा मिल के डाली। बेटा आपकी कमेटी निकल आई थी? नहीं निकल आई थी लगी। कितनी देते थे कमेटी आप? कितने देते सन महीना? हर महीने कितनी देते थे पैसे? 10,000 पाँच दोनों बहन भाई मिल के बना। 5 ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 5 ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। अच्छा ये आपको ये बात आपने कैसे मान ली कि ठेकेदार जो है इसको जिस बच्चे को मुलाजमत पे उसने रखा हुआ है 6 साल से इसको रिश्ता दे देगा? ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ, 2,000 ਰੁਪਈਆ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਮੈਂ ਸੀ ਆਪ ਗਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। 2-3 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆਇਆ। ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਕਰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਕਰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਆਇਆ ਇਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮਿਲਿਆ 122 ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਫੂਲ ਨਗਰ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਨਾਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਕੋਈ? ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ? ਇਹ ਬਾਈ ਫਿਰ ਫੂਲ ਨਗਰ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ SHO ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ 5-7 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, लेकिन उन्हें छाड़ दी तो कोई इंसाफ नहीं देते। अच्छा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उस कानून की जिस पे हमें सोशल मीडिया भरा हुआ नज़र आता है कि ये केस सॉल्व कर दिया गया जी, ये केस सॉल्व कर दिया गया। तो कानून तो किस कानून की हम बात करें, हम किससे जाकर इंसाफ मांगे कि हम लोग इंसाफ की अगर यहाँ पे बात कर लें तो वो तो थानों तक ही महदूद है क्योंकि वहीं पर ही फैसला सुना दिया जाता है। कुछ को ये कह दिया जाता है कि जी केस ही नहीं बनता और कुछ को ये कह दिया जाता है कि जी आप गलत हैं आप सही हैं। तो ये पता नहीं निज़ाम कब ख़त्म होगा। आप गए हैं जी अपनी FIR दर्ज करवाने, तो क्या आपने वहाँ पर जो मंज़र आपके साथ देखा आप वो बताइएगा। कुछ भी नहीं होते, उन्होंने आराम नाल लिख लिया मेहमाना की तरह उन्हें बिठाया है, कोई ना गिरफ्तारी नहीं पाई, कोई ना रिमांड नहीं लिया। मैं इस तरह जिस तरह मेहमान बैठे ने, ताकि इस बार मैं 2 दफ़ा आई जी दफ्तर भी गई हाँ, कोई उन्हें उत्थे मिलन उन्हें नहीं दिता। 2 दफ़ा मैं गई, 1 दफ़ा नहीं गई 2 दफ़ा बल्कि गई हाँ। अच्छा उन्हें चिट जी बना के दी कि तुसी जाके DPO दे जाके मिलो शिलो। मैनू तो हुण पता नहीं DPO कित्थे बंदा की, लेकिन इन्हें मैनू अगे नहीं मिलन दिता है जी पंजाब विच। अच्छा जी, बड़ा भाई और जो घर चला रहा था, मतलब ये नन्ही नन्ही 2 बच्ची हैं, वालदा हैं, कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटियां। सबसे बड़ा बेटा वही मेरा घर चलता सी कि माँ के लिया सी, घर चलता सी। आप मैं कोठियां च काम करती सा ते रेंट ते मकान लिया सी, ठीक है। तो वो बेटा मेरा जदों दा फौत हो गया उस तो बाद मेरे को काम होया ही नहीं, सदमे दे विच काम मेरे छुट गए ने, मकान भी छड़ना पै गया। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਰੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਮਿਸਾਈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰੇ। IG पंजाब से जी दरख्वास्त है, ये फैमिली बिल्कुल सामने है
और ये 2 छोटी बहनें हैं। बड़ा भाई था जिसको 5 लाख के पीछे तेज़ाब पिला दिया गया, और वो बेटा जिसकी वजह से घर चल रहा था, और वो भी कोई इतने अच्छे वसाइल नहीं, किराए के मकान पे रह रहे हैं, ये घरों में काम कर रही हैं, बच्चा कुछ कमा के ला रहा है तो वो गुजारा किया जा रहा है उस पर। अब वो बता रही हैं कि अब मेरे भाई ने मुझे पनाह दी हुई है, ये कह लें कि सर छुपाने के लिए छत दी हुई है, एक छोटा सा कमरा है, और वो भी किराए पे रहता है आगे से, और इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जी ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। कितने दिन हो गए हैं आपको चक्कर काटते हुए थानों के? तकरीबन 1 महीना ही हो गया। महीना हो गया? जी महीना एक हो गया चक्कर लाने हैं बस। उन्हें कोई मेहमान धमकियां तो नहीं आ रही हैं थानों? नहीं धमकी को नहीं, लेकिन बिठाया है उन्हें इस तरह मेहमाना की तरह बिठाया ही नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं पाते ने, कोई उन्हें कुछ नहीं, एंड तो उन्हें छड़ भी दिते ने मुजरम। मतलब ठेकेदार तो नहीं आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ या फ़ोन कराया? नहीं कोई फ़ोन शोन नहीं आया, कोई आया नहीं, साढ़े को नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप थाने जाती रही हैं और बकौल आपके कि आपने देखा है कि उन मुलजिमों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, जी और अभी आप बता रही हैं कि वहाँ हैं भी नहीं। नहीं उन्हें छड़ दिते ने, 5-10 लाख रुपया दिता ऐसे चोर नूं ते उन्हें छड़ दिते ने। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀ? ਇਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਏ ਸਾਂ ਥਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹਾਲੇ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन आज पता चलिया कि उन्होंने 10 लाख रुपया ऐसे चो लैके तो छड़ दिता उन्होंने। मतलब कि अब जो थाने हैं वो अदालतें बन गई हैं, वहीं पे फैसला हो जाता है, वहीं पे आप जज भी हैं, वकील भी हैं, और फैसला सुना दिया जाता है। जी हमारे मुल्क में मुझे समझ नहीं आता, ये अमीर और गरीब का जो मामला है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जिसके पास पैसा है वो बिल्कुल भी मुलजिम नहीं हो सकता, वो मतलब कि फ़्री है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कोई भी आप लॉ को क्रॉस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है उसने पैसे देने, उसने छूट जाना। जी उन्होंने को पैसे सानू छुट गए ने, मेरे को इन्ने मसाइल नहीं है। मैं तो घर बैठी हाँ, तक मेरा तो रेंट ते कार है, कोई कार नहीं मेरा कोई। किधरे भी ਤੁਹਾਡੀ सुनवाई नहीं हुई? नहीं कितने भी नहीं हुई। ये आई जी पंजाब भी मैं गई हाँ, बल्कि 2 दफ़ा गई सां, उन्हें अगे मिलन ही नहीं दिता उन्होंने। किन्ने नहीं मिलन दिता? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਪੀਓ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਕਿੰਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਬਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। मेरा तो कोई कारोबार नहीं है, कोई भी नहीं, मेरा तो एक ही सहारा सी, तो वो उन्हें ले लिया। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि कमेटी आपने मुकम्मल देती रही थी, आप मुकम्मल हो चुकी? जी मेरी मुकम्मल हो गई थी कमेटी। देती कैसे थी? सिलाई करके कपड़े बहुत मुश्किल से 5,000 निकालती थी महीना। तो जब कभी लेट नहीं की, हमेशा देती थी? जी हमेशा देती। तो जब भाई हमारी कमेटी क्या सोच के डाली थी, पहले ये बताओ। कि हमारी शादी हो जाएगी दोनों बहन भाइयों की, हमारे पास इतना मसाइल नहीं है कि अम्मी करें, तो इसीलिए हम दोनों बहन भाइयों ने मिल के डाली थी। तो हमारी कमेटी निकल गई थी, भाई लेके ठेकेदार को दे आए थे। क्यों? क्यों? अपनी शादी के लिए। तो आप तो दोनों ने डाली थी ना, उसमें आपकी भी शादी हो। अब उनकी मर्जी। अच्छा, ये क्या कह रही है बच्ची? कह रही है कि ठेकेदार को दे आया था अपनी कमेटी। ठेकेदार ने रिश्तेदार क्या सी ना कि मैं तेन रिश्ता अपनी बेटी दा क्या 5 लाख देगा तो रिश्ता करा? नहीं, उन्हें क्या सी मैं प्लाट लैके देना, नाल रिश्ता तेरा करना, कमेटी लिया के मैनू दे। तो मैं सिर्फ उन्होंने क्या भी कमेटी घर रख दे, नहीं तो तू बैंक जमा करवा दे, तो तुहाडी दोवें भैन भावां दी शादी कर देवांगे। लेकिन वो ठेकेदार ने उन्हें पता नहीं उन्होंने की कुछ किया सी, तो वो जाके कमेटी उन्होंने जाके दे आए। मतलब जिस दिन वो कमेटी लैके गया उस दिन उन्होंने तेजाब पिलाया? कमेटी निकली नूं 3 साल हो गए ने। 3 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਕੱਲ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, 2 ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ। पैसे वापस ना करन? हाँ जी, पैसे वापस ना करन।
جی ہمارے ساتھ ان کے رشتہ دار موجود ہیں. اور السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا میں نے سنا ہے کہ آپ ہر جگہ جاتے رہے ہیں اور تھانوں میں بھی گئے ہیں, ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں, کیا کیا جوابات ملے اور کیا کیس لے کر گیا؟ میڈم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نہ کرے, ہمارے ساتھ ان کے ساتھ انتہائی ایک ظلم ہوا ہے کہ ایسے ظلم کے دیکھیں. ایک وہ جو اکرم لڑکا ہے اس کی کمیٹی نکلی ہوئی, اس نے اپنی شادی کے وہ ٹھیکیدار ارشد ٹھیکیدار نے اس کو اپنی بیٹی کا جھانسا دے کے وہ 3 سال بعد اس کا ٹائم آیا, اس کی والدہ نے اس کے ساتھ رشتہ پکا کیا ہوا تھا کہ ابھی آپ کی شادی میں کرتی ہوں. تو عید سے پہلے کا ٹائم تھا, تو روزوں سے پہلے کہا کہ آپ کی شادی کر دیں گے. اس کے بار بار اصرار کرنے پر تو انہوں نے ایک پلان بنایا اور پلان کے تحت اس کو پانی میں تیزاب ملا کر, مطلب وہ بار بار ادھر مانگنے جاتا تھا کہ چاچو جی انکل جی میرے پیسے دے دیں, 5 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ جو میرا بنتا ہے وہ مجھے دے دیں. میں نے اپنی شادی ان کے ساتھ ہی کروانی تھی, ادھر ہی کروانی تھی. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ میں بھی ملا ہوں بذات خود اس سے, تو مجھے ٹھیکیدار سے, جی ٹھیکیدار سے میں خود ملا ہوں. تو میں نے کہا آپ ان کے پیسے دے دیں. تو وہ اس نے آگے سے ایک نئی سٹوری سنائی جی میں نے ان کے پیسوں کا پلاٹ لیا ہوا ہے, پلاٹ پہ اسٹے لگا ہوا ہے, تو جب اسٹے 2-3 سال بعد کھلے گا تو پھر میں اس کے پیسے دوں گا. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ اس کا جو 4-5 لاکھ روپے تھا وہ اتھانے کے لیے, وہ کھانے کے لیے, ہضم کرنے کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ان کے محلے داروں سے ہمیں پتہ چلا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم اس کو پانی میں تیزاب ملا کر دیتے ہیں اور یہ جب پلا دیا اس کو, پلا کے اپنے گھر سے باہر نکال دیا اس کو, گھر کے باہر کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی بھی ان کا یہ تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ باہر سے پی کے آ گیا. ٹھیک ہے جی, تو جب وہ اس کا 1122 کے انہوں نے اٹھایا ہے, وہ مقامی ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں, آگے پھر انہوں نے جناح میں فارورڈ کر دیا. جب جناح میں چلے گئے, جناح میں پھر رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیزاب کی وجہ سے مطلب ہے کہ اس کی ڈیتھ ہوگی بچے کی. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے تفصیلی بیان میں, تحریری بیان میں, ہمارے پاس بیان موجود ہیں, انہوں نے اپنے بیان میں اکرم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ جو کیا وکاس وغیرہ نے میرے ساتھ کیا ہے, پانی میں تیزاب ملا کر مجھے دیا. ٹھیک ہے جی, یہ بات ادھر ہوگی. پھر کتنی یہاں پر حیرانگی کی بات ہے کہ بہت سے کیسز ہمیں ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں ثبوت نہیں ہوتے, اور جو وکٹمائز شخص ہوتا ہے باقاعدہ اس کا سٹانس نہیں ہوتا, مطلب اس کا بیان نہیں ہوتا. یہاں پر جس لڑکے کو, جس بچے کو تیزاب پلایا گیا ہے, باقاعدہ اس نے اپنے ہوش و حواس میں اپنے منہ سے یہ بیان دیا ہے کہ جی یہ لوگ ہیں اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے, اور پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہے. سنوائی میڈم اس لیے نہیں کہ ابھی یہ پاس ان کا گھر ہے, ساتھ ہی تھانہ ہے بالکل, سٹی پھول نگر. ٹھیک ہے جی, تو وہ جس دن ہم نے دونوں نے خود جا کے ادھر جا کے ہاتھ رکھا تھا, ان کو پکڑوایا ہے اپنے ہاتھوں سے, اریسٹ کر کے پولیس آئی ہے. پھر ہم روز جاتے تھے ان کے ساتھ, میں جاتا تھا کہ برائے مہربانی SHO کو ہم ملے ہیں, تفتیشی کو ملے ہیں, سکلین شاہ SHO ہے ادھر, ٹھیک, اس کو ملے ہیں, تفتیشی کو ملے ہیں. تو کہ سر ہمیں بتائیں پلیز, کیا آپ نے ان سے کوئی پوچھا ہے یہ کیا مانے ہیں کیا نہیں مانے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے تھے یار ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے, آپ بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بس یہ بات کر کے آگے کوئی بات نہیں ہمیں بتاتے تھے. کیا انصاف کیا انہوں نے ابھی تک, ان کو چھوڑ دیا؟ نہیں جی, انہوں نے کیا انصاف کیا. ابھی ان کے محلے سے ہمیں یقین کریں, میں آج بھی ادھر سے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طارق محمود کے سامنے میں پیش ہوا ہوں آج. تو انہوں نے متعلقہ ASI کو بلایا ہے, ان سے پوچھا ہے کہ وہ بندے جو کی اریسٹ کیے ہوئے ہیں وہ آپ نے گرفتار کیے ہوئے ہیں, کدھر گرفتاری کیوں نہیں ڈال رہے ہیں آپ روز نامچے میں, جب کہ 1 مہینہ ہونے والا ہے. پچھلی 23 کا واقعہ, ابھی 23 کے 1 مہینہ ہونے والا ہے. آپ نے قانونی طور پر بندے کہاں ہیں؟ تو پہلے تو اس نے مجھے باہر عدالت کے باہر کہا کہ آپ ایسا کریں, ہمیں تھانے میں آ کے ملیں. ٹھیک ہے, تو ملنے پر میڈم یہ کہ دیکھیں ان کا بیٹا ابھی ڈیتھ ہوگی, ہم غریب لوگ ہیں, ہم کدھر سے اس کو پیسے دیں, کدھر سے پیسے دیں, ہم نہیں دے سکتے ہم. ٹھیک ہے, تو اس نے مجھے ڈائریکٹلی آ کے آج کہا کہ آپ مجھے ملیں. میں نے کہا یار ہم آپ کو مل نہیں سکتے. تو اندر جج صاحب کے سامنے پاس گیا, تو جج صاحب نے کہا کہ آپ نے جو ملزم ہیں ان کو آپ گرفتاری کیوں نہیں ڈال رہے؟ تو انہوں نے کہا جی ملزم ہم نے پکڑے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ روزوں کا مہینہ ہے, میرا یقین کریں, اب کیا کریں کہ ایک ایمان کی ہے کہ وہ مسلمان ہو کے رمضان میں اتنا جھوٹ بول رہا ہے. میں نے خود پکڑوائے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے, میں نے ریسٹ نہیں کی. اب ان کے محلے سے مجھے پتہ چلا کہ 10 لاکھ روپیہ دے کے
उन्होंने छोड़ दी। 302 के नामिनेट मुजरम FIR नामिनेट उन्होंने छोड़ दिए। तो मैं एक हमारे जानने वाले उनको मौके वकूआ पे लेके गया था, ये कल या परसों, वो फूल नगर जिधर ये वकूआ है परनावा में, जिधर वो अकरम को निकाल के ज़बरदस्ती बड़ी बेरहमी से फेंका गया, ठीक है ना जी। तो उधर एक महल्ले वाले ने मुझे ये कहा कि वो तो कहते हैं हम पैसे लगा के आ जाएंगे बाहर, आप क्या कर लो, क्या हुआ है आपका, ठीक है। अच्छा, ये भी उन्होंने बाहर भी कह के गए। तो हमने उनको मार भी दिया, हटा भी दिया और बाहर भी निकल आएंगे, आपने क्या कर लिया। तो मैडम कहने का मतलब खुलेआम बदमाशी सरेआम हो रही है इसमें। वो क्या कहते हैं कि जिसका पैसा उसकी भैंस, जिसकी पैसा उसकी मतलब है हुकूमत है, वो कुछ भी कर ले। अभी हमारा जवान बेटा 27 साल 26-27 साल क्या उम्र होती, तो वो जवान हमारी आंखों के सामने मर गया, इंतकाल हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। इंसान की कोई कीमत नहीं है, जिसका पैसा है उसके ही कानून है, उसके सब कुछ है। मैडम कहा जाता है कि ये IG साहब की जो है ना टीम है, आप उनको 1787 पे कॉल कर सकते हैं, अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं पुलिस के ख़िलाफ़, ठीक है। तो मैंने आधा घंटा कॉल चलाई है, ये मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, मौजूद है, ठीक है, आप दे सकते हैं। किसी ने रिसीव्ड ही नहीं की कॉल, किसी ने कुछ। इनको मैं लेके गया हूँ, 2 दिन ये उधर बैठी रही IG के ऑफिस के बाहर, किसी ने बात ही नहीं सुनी। और एंड पे दूसरे दिन एक वो कागज़ का टुकड़ा बना के दे दिया कि DPO के पास चले जाएं। कोई एक्शन लिया ही नहीं किसी ने, ठीक है। तो हमारी ये ज़ाती, तो देखें हमारे साथ हुआ, अल्लाह ताला किसी के साथ ना करे, तो हमारी ये ज़ाती रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ भी हो तो IG पंजाब को चाहिए कि ये एक्शन लेना, ठीक है। अब हम गरीब आदमी जिनके पास पैसे नहीं, वो कहाँ जाएं? अगर जाते हैं तो IG तक हमें नहीं, हम तो DPO तक नहीं मिल सकते, रसाई नहीं, हमें SHO नहीं मिलता है, तो वो IG पंजाब तो दूर की बात, ठीक है। तो हमें इंसाफ किधर से मिलेगा? इंसाफ तब मिलता है जब ये बड़े ऑफिसर हमें खुद मिलने आए, हमारी बात सुने, जो है ना अवाम उसकी बात सुने ना, फिर होता है। अब देखें बीबी मरियम नवाज़ साहब हैं, हम उधर भी गए, इनको लेके उधर भी गए, उधर तो जाने का कोई सोच भी नहीं सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। जबकि ननकाना साहब में ये हम सब ननकाना साहब के हमारे तकरीबन ये जितने सारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो ननकाना साहब में हमने भरपूर इनका मतलब इस्तकबाल किया, मियाँ बीबी मरियम नवाज़ का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, ठीक है। तो आज हमारे वो दुख में शरीक नहीं है, ठीक है। कल को हम इनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हमारे ID कार्ड सारे चेक कर सकते हैं। तो हमारे साथ इन्होंने भी हेल्प नहीं की, अब उन तक हमारी रसाई नहीं है, ठीक है। अब उनको हम क्या कह सकते हैं? तो हमारी लिहाजा इनके आगे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ मेहरबानी की जाए। ये मतलब एक गरीब औरत है, इसको रहने के लिए कम से कम ये घर दिया जाए, ठीक है। अब उसका बेटा नहीं है, कुछ ना कुछ उसको सहूलत दी जाए, और उसको सबसे बड़ी बात है उसको इंसाफ दिया जाए, उसके जो बेटे के कातिल हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। IG साहब को चाहिए अपने फौरी रिपोर्ट लें कि वो मतलब SHO से पूछें कि आपने जो बंदे पकड़े थे कि क्यों छोड़ें, किधर छोड़ें। ये शोल्टी है, उनके महल्ले से जाके इंक्वायरी करें कि वो पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए। अच्छा, मतलब आप इस पे डेट शोर हैं, आप लेकर बाकायदा गए थे, गिरफ्तार करवाया था? जी, मैं खुद लेके गया था, मैंने खुद गिरफ्तारी करवाई है। ये उनके महल्ले वाले लोग ये अच्छा, यहाँ पर हम IG साहब से दरख्वास्त भी कर लेते हैं। और IG साहब, आप कहते हैं कि डिपार्टमेंट के बेशुमार ऐसे ऑफिसर्स या नीचे के कुछ लोग जो आपके डिपार्टमेंट का नाम ख़राब कर रहे थे, उनको बाकायदा निकाल दिया गया है, और आज भी लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो बार बार नज़र आते हैं, तो सुनवाई नहीं है। और ये जो निज़ाम है थानों का कि फ़ैसले थानों में ही हो जाते हैं, इस पे ज़रूर फोकस करें और देखें कि आपके सामने एक ऐसा केस है जिसमें एविडेंस भी मौजूद है और वीडियो मैसेज है विक्टिमाइज शख्स का, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सामने वाला जो है वो ताकतवर है। ताकतवर कैसे कि उसके पास पैसा है। गरीब फिर कहाँ जाए? आखिर उनके लिए कोई एक और अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि कोई सामने वाला शख्स ये ना कहे, जैसे हम पहले केस को डिस्कस कर रहे थे, तो एक आप बड़े अफसर के पास जब जाते हो तो आपको वहाँ पे कुछ उम्मीद होती है कि एटलीस्ट ये आपको सुन लेगा, ना कि ये कहेगा कि आपका मेरा कंपैरिजन नहीं है। तो अभी आपके सामने ये एक दूसरी कहानी हमने आपको दिखा रहे हैं कि जी इनका जवान बेटा
جوان بیٹے سے کتنی امیدیں ہوتی ہیں کہ گھر چلا رہا ہے، میرا سہارا بن رہا ہے، جوان بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور باقاعدہ اپنے منہ سے بیچارہ یہ پیغام دے کر اللہ کو پیارا ہو گیا کہ جی مجھے ان لوگوں نے مارنے کی کوشش کی ہے یا مار دیا ہے، اس کے بعد بھی سنوائی نہیں ہے، تو کہاں ہے قانون؟ جی قانون، میں نے آپ کو کہا کہ میڈم کوئی ایسی جگہ نہیں، ہم سب جگہ گئے. دیکھیں آپ کو میں نے بتایا کہ ایس ایچ او ہمیں نہیں مل رہا، تو آئی جی صاحب، آپ کو ان کے ہمسایوں نے، جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں ان کی جگہ پر گیا تھا اور نیبرز میں سے پتہ چلا کہ وہ واپس آ گئے، جی بالکل ادھر سے ہی پتہ چلا. اب ہیں کہاں وہ لوگ؟ وہ اپنے گھر میں ہوں گے، جب پولیس نے چھوڑ دیے تو وہ اپنے گھر میں ہوں گے، یا مطلب سائڈ پہ انہوں نے کہیں رکھے ہوں گے، لیکن وہ گھر میں ہوں گے جب ان کے محلے میں یہ پتہ ہے کہ پولیس نے 10 لاکھ روپے لے کے ان کو چھوڑ دیا. اور یہ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ وہ محلے والے سے جا کے تصدیق کریں کہ وہ گرفتار ہوئے تھے 302 میں اس بچے کے قتل میں، اور پھر یہ بھی محلے دار اغوا ہے کہ یہ بچہ انہوں نے ہی مارا ہے. اتنی بڑی بدماشی. اور سر عام وہ بچہ خود ویڈیو بیان میں، اپنے ویڈیو ریکارڈنگ میں کہہ رہا ہے کہ مجھے فلانا ولد فلانے نے تیزاب پلایا، مجھے مار، اور اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک، اور باقاعدہ پھر ہم جاتے ہیں، ہم ادھر سے مجھے دھمکیاں ملتی ہیں. اچھا، دھمکیاں بھی کہ آپ ادھر آئے تو ہم آپ کو مار دیں گے. ٹھیک ہے، آپ ہم نے پیچھا کیا تو ہم آپ کو مار دیں گے. اب میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس دن میں گیا ہوں تو انہوں نے یہی مجھے کہا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو مار دیا تو آپ نے کیا کر لیا؟ ہم تو 10 لاکھ روپے دے کے وہ نکل آئے ہیں باہر. ٹھیک، آپ آئے آپ کو ہی مار دیں گے. تو لہٰذا مہربانی، مطلب غریب کا کوئی محافظ نہیں، غریب کے لیے کوئی قانون نہیں. جی کوئی اس دور میں کوئی محافظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری ایک عام شخص، اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، وہ بیچارہ کہیں نہیں جا سکتا. دیکھیں جی بے شمار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی نہیں کر رہا. جب ہمارے ساتھ خود ہوا ہے تو ہمارے تو ایک اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کو، آپ کو تندرستی صحت دے اور نوازے آپ کو، آپ ہماری بات سننے آ گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. تو ہماری تو اس آپ کے علاوہ کسی نے بات نہیں سنی، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا کہ ہماری آواز ہی آگے تک پہنچا دے. دیکھیں یہ بھی ایک ثواب ہے، کسی کی آواز، کسی کا دکھ آگے تک پہنچا دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ہمارا تو کسی نے دکھ بھی نہیں بانٹا. ٹھیک ہے، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا. تو برائے مہربانی آپ سے یہ ہے کہ جتنا انسان کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ظلم ہمیشہ غریبوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو بی بی مریم نواز ہے ہماری، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے دکھ میں شریک ہو. ٹھیک ہے، ہمارے بچوں کا، ہمارے جو بچہ ہے اس کا جو قتل ہوا ہے اس کا ہمیں انصاف لے دے. آئی جی صاحب ہیں وہ انصاف لے دیں. آخر یہ جمہوری حکومت ہے، عوام کی حکومت ہے، تو مطلب ہے کہ ہمیں وہ نہ کیا جائے کہ ہم کسی کو ووٹ ہی نہ دیں. ہم نون لیگ کے پکے ووٹر سپورٹر ہیں. ہمارے آئی ڈی کارڈ چیک کر لیں. اور ننکانہ صاحب میں ہم نے مریم بی بی کو خوب نوازا تھا، مہمان نوازی کی تھی. ہمارے ان کو بھی میسج ہے کہ دیکھیں، صرف یہ میں ہمارا نہیں کہہ رہا ہوں، اپنا نہیں کہہ رہا ہوں، اور بھی جتنے ایسے کوئی ظلم ہو رہے ہیں سب کو، اور ماشاءاللہ آپ کی ٹیم کو، جتنے جہاں بھی ظلم ہوتا آپ کی ٹیم پر، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا آپ کا، اور آپ کو کال کی، آپ فوری آ گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت دے، زندگی دے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تندرستی صحت دے. اور ہمارے حکمرانوں کو یہ میسج ہے کہ غریبوں کے لیے دیکھیں، آپ کو حکومت اس لیے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ غریبوں کو آ کر دیکھیں. امیروں کو تو سب سنبھالتے ہیں. پلیز برائے مہربانی آپ غریبوں کی طرف دیکھیں. کوئی ایسی آئی جی صاحب ہیں، کھلی کچہری لگائیں، عوام سے ملاقات کریں، آپ کو کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب بی بی مریم نواز ہیں، کھلی کچہری لگائیں، کوئی مل سکے جا کے. ٹھیک ہے جی، وزیر داخلہ ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، تو برائے مہربانی غریبوں کے ساتھ بھی کوئی ملے گا تو آپ کو جمہوری حکومت کی اصل وہ مانی جائے گی. یہ جمہوری حکومت ہے، ورنہ یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے. یہ جی ہمارے وہ عام لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جن کو ایک ووٹ پہ ہی خریدا جا سکتا ہے. یہ ان لوگوں کے جذبات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسیس نہیں ہے، ہمارے اپنے لیڈرز کے پاس جانے کے اسیس نہیں ہے. ان کو جو ہے اوپن ڈیبیٹس کرنی چاہیے، اوپن ایسے پروگرامز رکھنے چاہیے کہ ان کے پاس جا کر لوگ اپنی پرابلمس بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اور ہم یہاں پہ درخواست بھی کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ سے بھی، آئی جی صاحب سے بھی، کہ آج بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کا نام خراب کر رہے ہیں، تو خدا را ان کو سدھار لیا جائے.